Yesterday we talked about Pauli exclusion principle, and now number of electrons in various subshells. So for n equals to 1, L will be equals to 0. L equals to 0 means S subshell है, और n equals to 1 means 1s subshell. ठीक है. L equals to 0 it means m should be 0. m equals to 0 means m की कितनी वैल्यू आई है? एक वैल्यू आई है, तो एक ऑर्बिटल है. एल हमें बताता था सब शेल के बारे में, एन मेन शेल के बारे में, और एम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में. ठीक है. तो एक ऑर्बिटल है, और पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बताया था कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी क्या होंगे? अपोजिट स्पिन के. तो 1 ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट इज एन इज इक्वल टू 2 सेकंड मेन शेल के लिए. सेकंड मेन शेल के लिए एन की वैल्यू 2 है, तो एल की वैल्यू क्या पॉसिबल है? एल की वैल्यू होती थी 0 टू n माइनस 1. तो n माइनस 1 2 माइनस 1 1, तो 0 एंड 1. एल इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स 2s सब शेल है. मेन शेल तो 2 है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी सब शेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट लिखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उसके बाद सिंबल डेजिग्नेशन फॉर एल वैल्यू. ठीक है. तो यहाँ पे एल की वैल्यू 0 है, तो इसके लिए सिंबल होता है एस, और एन की वैल्यू कितनी है? 2. वैसे ही एल की वैल्यू अगर 1 है तो क्या हो जाएगा? 2p सब शेल 2, और इसके लिए p 2p सब शेल. ठीक है. और एल की वैल्यू 0 है, इट मीन्स एम की वैल्यू क्या होगी? 0. एम की वैल्यू क्या होती थी? माइनस L2 प्लस एल. तो m की वैल्यू 0 है, इट मीन्स एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 इलेक्ट्रॉन्स. किसमें? 2s सबशेल में. नेक्स्ट क्या था? 2p सबशेल. 2p सबशेल है तो m की, यहाँ पे l की वैल्यू 1 है, तो m की वैल्यू क्या पॉसिबल है? माइनस 1 2 प्लस 1 थ्रो 0, तो माइनस 1 0 प्लस 1. तो 3 वैल्यू आई m की, तो 3 वैल्यूज मीन्स कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल्स. ठीक है. तो 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक ऑर्बिटल में 2 है, तो 3 में कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो सेकंड जो मेन शेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 और 3 4 ऑर्बिटल्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट इज n इक्वल टू 3. n इक्वल्स टू 3 है, इट मीन्स l की वैल्यू क्या होंगी? l की वैल्यू 0 टू n माइनस 1. तो 0 से n माइनस 1, n की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2. तो 0 1 2. तो L इक्वल्स टू 0 इट मीन्स 3s सबशेल. L इक्वल्स टू 1 मीन्स 3p सबशेल. L इक्वल्स टू 2 मीन्स 3d सबशेल. तो L इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी? m की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, वो क्या होगी? 0. तो 3s सबशेल क्या होगा? 1 ऑर्बिटल. हमने पहले भी बताया था कि जो इतने भी s ऑर्बिटल होते हैं 1s 2s 3s 4s 5s और जितने भी हैं, सभी के लिए क्या होता है? वो क्या होता है? सिंगली डिजनरेट एक ऑर्बिटल होता है, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू क्या आएंगी? 0. तो कितनी वैल्यू आई थी? एक वैल्यू आती है, इसलिए क्या होता है? एक ऑर्बिटल. 3s सबशेल है, 1 ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2. 3p है, 3p के लिए l की वैल्यू क्या है? p के लिए l की वैल्यू 1 है, तो m की क्या आएंगी वैल्यूज? माइनस 1 0 प्लस 1. 3 वैल्यू आई है, तो कितने ऑर्बिटल होंगे 3p में? 3 ऑर्बिटल्स. 3 ऑर्बिटल्स है तो इलेक्ट्रॉन कितने आए? 6. नेक्स्ट इज 3d सबशेल. 3d सबशेल है तो इसके लिए l की वैल्यू क्या है? 2. तो m की वैल्यू क्या होंगी? माइनस 2 2 प्लस 2. कितनी वैल्यू आई? 5 वैल्यूज आई, तो 5 ऑर्बिटल्स होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए? 10 इलेक्ट्रॉन्स आए. तो जो n इज इक्वल टू 3 मेन शेल है, थर्ड मेन शेल है, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल आए? 1 3 एंड 5. तो कितने हो गए? 8 और एक 9 ऑर्बिटल्स. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? कितने हो गए? 18. या फिर यहाँ से देख लो, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते, तो 9 ऑर्बिटल्स के अंदर कितने हो गए? 18. वैसे यहाँ 4 ऑर्बिटल्स थे सेकंड मेन शेल में, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8. वैसे n इक्वल टू 4 के लिए सिमिलर है. n इक्वल टू 4 के लिए 4 सबशेल बनेंगी, 4s 4p 4d 4f. ठीक है. और ऑर्बिटल्स कितने बनते हैं? 4s होता है सिंगली डिजनरेट, 4p होता है ट्रिपली डिजनरेट, 4d क्या था? 5 डिजनरेट, और 4f क्या था? 7 डिजनरेट ऑर्बिटल्स. तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 16 ऑर्बिटल्स. 16 ऑर्बिटल्स है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम के लिए वेव फंक्शन साई निकालेंगे. ठीक है. तो कहाँ से निकालेंगे? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो हमने पहले भी पढ़ी थी. हाइड्रोजन एटम के लिए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन. जब हम क्या करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, जो हमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी थी, जो पहले पढ़ी थी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं?
एक्स वाई एंड जेड। तो जब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, तो वहां से मैंने बताया था कि दो चीज हम निकाल सकते हैं, दो चीजें डिटरमाइन करते हैं। एक होती है एनर्जी और एक क्या होता है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन साई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, और एक क्या निकालते हैं एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड में वो क्या थी हमारी, करली स्क्वायर साई बाय करली वाई एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई बाय करली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स वाई जेड हमारे क्या थे, एक्स वाई जेड क्या थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। साई क्या था वेव फंक्शन, एम क्या था मास था, और एच क्या था प्लैंक्स कांस्टेंट, ई एनर्जी था, वी क्या था पोटेंशियल था। ठीक है, तो जो ये इक्वेशन थी इसको सोल्व करना क्या था डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट टू सोल्व। तो इसको सोल्व करने के, क्योंकि इसको सोल्व करके हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो ये वाली है इसे सोल्व करके हम क्या निकालते हैं, एक तो वेव फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, ये इसके सोल्यूशन है। जैसे हम एक्स और वाई में कोई इक्वेशन लेते थे इक्वल्स टू दिस है एंड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू दिस है, दो इक्वेशन हो गई, तो इनको सोल्व करते थे, यहाँ से x निकालते हैं और क्या निकालते हैं y निकालते हैं। तो इसमें भी जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकलती है, एक एनर्जी की वैल्यू आती है और एक किसकी आती है वेव फंक्शन की वैल्यू। और वेव फंक्शन साई क्या बताता था, लाइफ स्टाइल ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन हमारा एग्जिस्ट करता है वो किस लाइफ स्टाइल से रहता है, मीन्स उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में। और ई क्या थी जो उसकी एनर्जी एसोसिएटेड होती थी डिफरेंट वेव फंक्शन से। ठीक है, उसके बाद दिस इक्वेशन इज डिफिकल्ट टू सोल्व, सो दिस इक्वेशन इज चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट। दीज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, इसको किस में कन्वर्ट किया, पोलर कोऑर्डिनेट्स। कौन से होते हैं, आर थीटा फाई। एक रिलेशन होता है जिससे हम दोनों को रिलेट कर सकते हैं, मीन्स एक्स को हम आर थीटा फाई की टर्म में इस फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, ये एक्स है, ये y है, ये z है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू होती है पोलर कोऑर्डिनेट्स में r साइन थीटा कोस y, y क्या होता है r साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, और z क्या होता है r कोस थीटा। अब इनको x y z को रिप्लेस कर देंगे इन टर्म से, फिर इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी इक्वेशन आती है किस में आएगी, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, r थीटा फाई। ठीक है, तो वो जो इक्वेशन आती है, ये कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बस रफली एस्टिमेट पता होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो 1/r² करली बाय करली r, ये क्या है करली, डिफरेंशिएशन होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन करली। 1/r² करली बाय करली r इंटू में किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं r के रिस्पेक्ट में, इंटू में r² करली साई बाय करली r, ये एक वैल्यू है। ठीक है, जो भी है इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, और इंटू में मल्टीप्लाई क्या 1/r²। तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या जाएगी, 1/r² करली बाय करली r, r² करली साई बाय करली r प्लस में 1/r² साइन थीटा करली बाय करली थीटा इंटू साइन थीटा करली साई बाय करली थीटा। देखो ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें क्या था, डबल डेरिवेटिव था, एक्स का भी वाई का भी जेड का भी। तो ये पोलर में आर थीटा फाई, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव किसका होगा, आर का, थीटा का और फाई का। तो जब आर का डबल डेरिवेटिव करेंगे तो एक तो बाहर है और एक क्या है अंदर, तो क्या हो जाएगा ये डबल डेरिवेटिव। तो सभी में क्या होगा, एक वेरिएबल बाहर होगा, एक क्या होगा अंदर, डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो 1/r² साइन थीटा करली बाय करली थीटा साइन थीटा करली साई बाय करली थीटा प्लस में 1/r² साइन स्क्वायर थीटा। अब की बार किसके रिस्पेक्ट में होगा डबल डेरिवेटिव, फाई के में, एक में आर का डबल डेरिवेटिव, एक में थीटा का डबल डेरिवेटिव और एक में किसका हो जाएगा फाई का, प्लस में 8 पाई स्क्वायर म्यू बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0, वेयर म्यू इज, यहाँ पे क्या था मास था। ठीक है, और यहाँ पे भी ये क्या है मास, बट ये मास कौन सा है, रिड्यूस्ड मास। ठीक है, रिड्यूस्ड मास क्या होता है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसके इक्वल होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 क्या होता है मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इन दोनों का मास को जब हम कंसीडर करते हैं तो जो दोनों का मास होता है उसको किससे बताते हैं, ज्वाइन करके रिड्यूस्ड मास, जिसका फॉर्मूला क्या है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब जो ये इक्वेशन है, अब इसको सोल्व करना है क्या है इजी, तभी तो इस कार्टेशियन वाली को किस में चेंज किया था, पोलर में। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड में क्या होता है,
इसमें 3 वेरिएबल्स थे, एक आर था, एक थीटा था, एक फाई। तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ऐसे सोल्व होगी कि हमें 3 इक्वेशन मिल जाएंगी। एक इक्वेशन आर में मिलेगी, एक मिलेगी थीटा में और एक इसमें मिलेगी फाई में। तो हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल सेपरेशन से करेंगे, 3 जो वेरिएबल्स हैं आर थीटा फाई वो क्या हो जाएंगे हमारे, सेपरेट हो जाएंगे। जब आर वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो वहां से जो वेव फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, उसको बोला साई आर, ठीक है। और क्या बोला, और क्या कह सकते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। या फिर कैसे लिखेंगे, साई इंटू में स्मॉल आर, कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट वाली आर वाली इक्वेशन को सोल्व किया, क्योंकि ये इक्वेशन है, इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एनर्जी की और साई की। तो इसको जब हम सोल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेशन से 3 इक्वेशन बनाएंगे, तो तीनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगी, साई की वैल्यू। एक में साई की वैल्यू आर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, किसका फंक्शन होगी, आर का। एक में किसका फंक्शन होगी, थीटा का, और एक में किसका फंक्शन होगी, फाई का। तो इसे बोला साई आर, एक को नेक्स्ट को बोला साई थीटा और फाई वाली को बोला साई फाई। या फिर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, मीन्स ये क्या है, हमारा रेडियल वेव फंक्शन होता है। आगे डिस्कस करेंगे इसे। आर इंटू स्मॉल आर, ये इसके रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से है, ये सर्कल बना के इसके अंदर एक एच बना दो इस टाइप से, या फिर रिवर्टेड आई बना दो, ठीक है, ये एच मान लो या आई, और इसके अंदर क्या कर देंगे, थीटा। ये थीटा का वेव फंक्शन है। स्मॉल आर का वेव फंक्शन साई ना बता लिख के हमने, जैसे यहाँ साई लिख दिया, या फिर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर का वेव फंक्शन हमने कैपिटल आर रख दिया। आर क्या है, वेव फंक्शन है, जो किसका फंक्शन है, स्मॉल आर का। वैसे ही थीटा किसका फंक्शन है, थीटा का जो एक्सप्रेशन होगा, जो फंक्शन होगा साई को थीटा का ना लिख के ये इसको साई को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, सर्कल के अंदर स्मॉल एच से, ठीक है। वैसे ही थर्ड क्या थी, फाई वाली इक्वेशन थी, तो यहाँ से जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, साई फाई। तो साई फाई के लिए जो फंक्शन है, साई ना लिख के उसको कैसे लिख दिया, फाई बना के एक कट ऊपर एक नीचे, आई मीन्स आई बड़ा बना लिया इसके ऊपर, ठीक है। तो जब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इन इक्वेशंस को, तो हमने बताया था कि जो 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे, एन, एल, एम एंड एस। तो 3 क्वांटम नंबर्स कहाँ से आए थे, सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। और फोर्थ कहाँ से आता, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, टू एक्सप्लेन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात थी। तो ये कहाँ से आई है, कहाँ से बताई है मैंने, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो यहाँ पता चलेगा कि ये कैसे है। तो जब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो 2 कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तभी ये इक्वेशन क्या होगी, सोल्व होगी, और हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, साई आर की, रेडियल वेव फंक्शन की, ठीक है, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर के ऊपर, स्मॉल आर के ऊपर, ठीक है। किसका फंक्शन होता है, स्मॉल आर का। तो वो जो 2 कांस्टेंट रिक्वायर्ड होते हैं आर की इक्वेशन के लिए, वो कौन से होते हैं, एन एंड एल, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साई जो वेव फंक्शन है सोल्व करने के बाद, जो किसका फंक्शन है, स्मॉल आर का, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 2 कांस्टेंट पे, एन एंड एल। वैसे ही जब थीटा वाली इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो जो 2 कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी वो कौन सी मिली, एल एंड एम, एल एंड एम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाई जो किसका फंक्शन है, थीटा का, और डिपेंड करता है किसके ऊपर, एल एंड एम। वैसे ही फाई वाला किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, सिर्फ एम के ऊपर। तो फाई जो वाली इक्वेशन का जो सॉल्यूशन किया, वहां से साई जो निकाला, या फिर ये रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये किसका फंक्शन है, फाई का, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ एम के ऊपर। तो 3 क्वांटम नंबर, तो ये हमारा क्या है, ओवरऑल साई, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन क्या थी, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको हमने 3 में चेंज कर दिया था, 3 इक्वेशन में वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया था, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल वेव फंक्शन एन एल एम। ये जो वेव फंक्शन है ये किसका फंक्शन है, आर का, थीटा का और फाई का। और ये पूरा वेव फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एन एल और एम, एन एल और एम, समझ गए, ठीक है। इन तीनों को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने साई ओवरऑल। साई ओवरऑल क्या हो जाएगा, साई ओवरऑल, तो साई ओवरऑल क्या हो जाएगा, साई, ठीक है, जो किसका फंक्शन है, आर, थीटा और फाई का, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एन, एल और एम। तो ये किसके इक्वल हो गया, इन तीनों की प्रोडक्ट, साई, ठीक है, साई इंटू में स्मॉल आर, या कैपिटल आर लिख लो, स्मॉल आर लिख लो, क्योंकि हमने रिप्रेजेंटेशन उससे दिया आर थीटा फाई की। साई किसका फंक्शन है, आर का, और डिपेंड कर रहा है एन और एल के ऊपर, इंटू में साई है,
तो किसका फंक्शन है, थीटा का, जो डिपेंड कर रहा है लेंथ एम पे, और साई फाई है एम। इस पार्ट को बोला रेडियल वेव फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये वाला वेव फंक्शन सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, स्मॉल आर, और आर यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ये हमारी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ है या यहाँ है तो ये आर हो जाएगी, अगर यहाँ है तो ये आर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन है साई, जो सॉल्यूशन आया वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर के ऊपर, सिर्फ आर का फंक्शन है, तो इसे बोला रेडियल वेव फंक्शन। यहाँ पे इन दो केसेस में जो साई है वो किसका फंक्शन है, थीटा का और फाई का। और थीटा और फाई क्या होते हैं, एंगल्स हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी बता देती हूँ, एक बार ये देख लो। थीटा और फाई क्या है, एंगल्स। ठीक है, तो ये एंगल्स हैं। तो इस पूरे वेव फंक्शन को, इन दोनों की प्रोडक्ट को, ठीक है, इसे बोला एंगुलर वेव फंक्शन। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ये वाली रिप्रेजेंटेशन लेती मैं तो इसे क्या कर देंगे, रेडियल वेव फंक्शन ये हो जाएगा, इनटू में एंगुलर में क्या करोगे, इन दो की प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियल वेव फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा, एंगुलर वेव फंक्शन। अब एंगुलर वेव फंक्शन को, इस पूरे को कंबाइनली भी हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे, वाई से। और क्या हो जाएगा अंदर, थीटा और फाई, क्योंकि एंगुलर वेव फंक्शन है, साई से ना रिप्रेजेंट करके किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इस कंप्लीट को वाई से, और जो क्या जाएगा फंक्शन होगा किसका, थीटा और फाई का, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एल और एम पे। तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। आर जो किसका फंक्शन है, स्मॉल आर का, एन और एल ये वेव फंक्शन है। ठीक है, रेडियस वगैरह नहीं है। सो रेडियल वेव फंक्शन है, वो हमें किसके बारे में बताता है, फर्स्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर जो किसका फंक्शन होता है, स्मॉल आर का, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, एन एंड एल के ऊपर। और जो ये कांस्टेंट इन्वॉल्व हुए थे ना हमारे, एन एल, एल एम एम, एन एल और एम, इन्हें हमें क्या, इनको क्या बोला था, क्वांटम नंबर्स, और यही हमने जो पहले डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो रेडियल वेव फंक्शन है, तो किसका फंक्शन है, आर का। तो ये हमें किसके बारे में बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए फंक्शन ऑफ आर। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियाई। ठीक है, तो आर हमें रेडियल वेव फंक्शन किसके बारे में बताएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियाई, कि न्यूक्लियाई से किस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, मीन्स डिफरेंट आर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मीन्स इस आर के ऊपर जब आर की वैल्यू इतनी है, न्यूक्लियस कितना क्लोज है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जब इस डिस्टेंस पे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, इतना है तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो आर चेंज हो रहा है, कभी इतने पे है, यहाँ अगर आर की वैल्यू ये है तो कितना डिस्ट्रीब्यूशन, आर की वैल्यू ये है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो आर की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या रहा है, साइज चेंज हो रहा है। तो ये हमें किसके बारे में बताता है, रेडियल वेव फंक्शन, साइज के बारे में, ऑर्बिटल के। ठीक है, नेक्स्ट है एंगुलर वेव फंक्शन, जो किस रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वाई से, जो फंक्शन होता है थीटा और फाई का, और किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एल और एम, क्वांटम नंबर। तो इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे क्या है, थीटा और फाई, और थीटा और फाई क्या होते हैं, एंगल्स हैं। तो ये हमें किसके बारे में, एंगल क्या होते हैं, देखो एंगल अगर ये है या फिर ये है, जो भी एंगल है आगे बताते हैं। ठीक है, तो एंगल हमें किसके बारे में बताते हैं, डायरेक्शंस के बारे में। तो एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड ऑन डायरेक्शंस। ठीक है, डायरेक्शंस है तो वहां पे क्या होंगे, एंगल्स होंगे। ठीक है, और किसके बारे में बताएगा, ये शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ये बताएगा। इसके अकॉर्डिंग तो क्या है, ये सिर्फ आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियल वेव फंक्शन आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर ये है ये, तो इसकी वैल्यू तो हमेशा क्या होती है, यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं होगा। जो ये रेडियल वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन आएगा ना, जो भी एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, सिर्फ आर का फंक्शन होगा, उसके अंदर कोई भी थीटा और फाई नहीं होंगे, तो कोई एंगल नहीं है, तो ये क्या होगा, हमेशा स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, और ये किसके बारे में बताता है, साइज के बारे में, और स्फेरिकल होगा रेडियल वेव फंक्शन। बट एंगुलर वेव फंक्शन में एंगल्स आने के कारण ये हमें किसके बारे में बताएगा, शेप की, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आने से वहां पे क्या जाती है, शेप। तो जब रेडियल के ऊपर हम क्या ड्रॉ करते हैं, एंगुलर पार्ट, रेडियल पार्ट तो हमेशा क्या होगा, स्फेरिकल। एंगुलर पार्ट में हम डायरेक्शन डिफाइन कर देंगे, तो डायरेक्शन से वहां क्या जाएगी, शेप। तो डिटरमाइन शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एल और एम के ऊपर। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, नॉट ऑन एन। अगर एन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या होगा, जितने भी एस ऑर्बिटल होंगे, जैसे 1s 2s 3s 4s हो गया, 5s एंड सो ऑन, एन की वैल्यू बेशक से डिफरेंट है, बट एल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। एल एस के लिए एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू भी क्या होगी, 0, तो एल और एम क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सेम। तो एल और एम सेम होने के कारण जो शेप आएगी वो भी क्या होगी, सभी के लिए शेप
सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि एंगुलर वेव फंक्शन में बताता है शेप के बारे में, और एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड करता है एल और एम के ऊपर। जितने भी ओ लेस हैं इनके लिए एल और एम क्या हो जाएंगे? सेम। तो शेप भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। वैसे जितने भी पी ऑर्बिटल होंगे 2p 3p 4p 5p सभी के लिए क्या हो जाएगी? बताइए। एल और एम की वैल्यू सेम होगी। एल और एम सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगुलर पार्ट सेम है, तो उसकी शेप क्या हो जाएगी? सेम। देखो यहाँ तो साई ओवरऑल को हम कैसे लिख सकते हैं? साई ओवरऑल क्या हो जाएगा? कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये है कैपिटल आर क्या है? रेडियल वेव फंक्शन, जो किसका फंक्शन है? आर का, और ये डिपेंड करा है एन और एल के ऊपर। इंटू में साई, इंटू में वाई। वाई है एंगुलर वेव फंक्शन, जो किसका फंक्शन? थीटा और फाई का, जो डिपेंड करा है एल और एम के ऊपर। ये हमें बताता है साइज के बारे में। रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट बताता है शेप के बारे में। और ये टोटल वेव फंक्शन है ये वाला, ये किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल के बारे में। और मैंने बताया था जो एक्स वाई जेड की वाली इक्वेशन थी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, उसको किस में चेंज करते हैं? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। वो कौन से होते हैं? आर, थीटा और फाई। तो वो रिलेशन होता है जिससे रिलेट करते हैं, वो रिलेशन ये है। एक्स को क्या पुट करते हैं? आर साइन थीटा कोस फाई, वाई को आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड को आर कोस थीटा। ये यहाँ से पता चलेगा। मान लेते हैं एक्स वाई जेड, ये हमारा क्या है? पोलर को, ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ये पी कोई भी पॉइंट है 3D में, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एक्स वाई और जेड। ये है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, और ये जो सेंटर है ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगी? आर, रेडियस, रेडियल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं रेडियल लाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे? आर ये है, थीटा क्या होगा? इस रेडियल लाइन ने जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाया इसे बोलते हैं थीटा। अब इस वाले का, इस लाइन का, रेडियल लाइन का हम एक्स वाई प्लेन में क्या करेंगे? प्लेनर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। ऊपर से एक लाइन ड्रॉ की, जो भी पॉइंट आया इस पॉइंट को उसे मिला दो, तो ये क्या हो गया? इस रेडियल लाइन का प्लेनर प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन। तो फाई क्या होगा? इस प्लेनर प्रोजेक्शन की रेडियल लाइन की जो लाइन है इसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, ये क्या हो जाएगा? फाई, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पी पॉइंट से एक जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर, एक जो ये प्लेनर प्रोजेक्शन का मान लो ये पी डैश आया पॉइंट, इससे एक्स पे के ऊपर भी परपेंडिकुलर और एक वाई के ऊपर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जब आर है, आर की वैल्यू जो हमने एक्स की वैल्यू जो निकाली, एक्स मीन्स दिस, ठीक है। ये वैल्यू क्या जाएगी? एक्स। यहाँ से एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये एक्स है, इसकी वैल्यू आएगी आर साइन थीटा कोस फाई। वाई क्या हो जाएगा? वाई ये है, ये वाली लाइन है, तो प्लेनर प्रोजेक्शन पे वाई के ऊपर लाइन ड्रॉ की, तो ये क्या हो जाएगा? वाई, ये हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई। और जेड ये है, जेड एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की इसे बोलते हैं आर कोस थीटा। तो ये वाले रिलेशन से हम चेंज कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे टेबल।